डियर स्टूडेंट्स, आज के पेपर और बल्कि आज के लेक्चर का जो टाइटल है कॉर्डेट्स एंड इंट्रोडक्शन, अर्थात कॉर्डेट एक परिचय। यह लेक्चर हमारे जंतु विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का हिस्सा है। इसके अंदर हम कॉर्डेट्स के बारे में जानेंगे कि कॉर्डेट्स क्या होते हैं, उनके विशिष्ट लक्षण क्या हैं, उनके सामान्य लक्षण क्या हैं, तथा इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इनका विकास जो है वो नॉन कॉर्डेट से कैसे हुआ, प्लस इनके अंदर नॉन कॉर्डेट से क्या समानता पाई जाती है और क्या भिन्नता पाई जाती है। क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉन कॉर्डेट्स जो है वो हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में पढ़ के आ चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि मनुष्य जो है या जितने भी मनुष्य हैं पृथ्वी पे, वे सबसे ज़्यादा परिचित अगर किसी प्रकार के जीवों से हैं तो वह कॉर्डेट से हैं। ऐसा शायद इस कारण से है कि उनके आसपास दिखने वाले जीव जो हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अध्ययन जो है वह कॉर्डेट्स का किया गया है और उसके कारण से वो उनको सबसे ज़्यादा पहचानते हैं। हम हमेशा यह मानते हैं कि कॉर्डेट्स का विकास जो है वह नॉन कॉर्डेट से हुआ है। जंतु विज्ञान हमेशा ये कहता है कि इनका विकास नॉन कॉर्डेट से हुआ है। ऐसा शायद इस कारण से कहा जाता है कि प्रकृति का एक साधारण नियम है या एक नियम है, उसके आधार पे ये कहा जाता है कि सरल चीज़ों का विकास जो है वह सर्वप्रथम होता है या सबसे आसानी से सरल चीज़ों का विकास होता है और उसके बाद जैसे जैसे उसमें जटिलताएं बढ़ती है वह और विकसित होते जाते हैं। तो कॉर्डेट्स के लिए भी लगभग स्थिति कुछ इसी प्रकार की है कि कॉर्डेट्स का विकास जो है वह नॉन कॉर्डेट से हुआ है या इन्वर्टिब्रेट से हुआ है, जो कि कॉर्डेट से अपेक्षाकृत सरल होते हैं। अगर हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कई लक्षणों में समानता रखते हैं, कई लक्षणों में भिन्नता रखते हैं। क्योंकि भिन्नता इस कारण से कि वो विशिष्ट और जटिल हो जाता है। लेकिन अगर हम समानता की बात करें तो बहुत सारे लक्षण जो है वो उनके एक समान होते हैं होते हैं। जैसे सिमेट्री या सममिति की बात करें तो सममिति नॉन कॉर्डेट्स में भी पाई जाती है और सममिति कॉर्डेट्स के अंदर भी पाई जाती है। कॉर्डेट्स में पाई जाने वाली सममिति जो होती है वो बाइलेटरल सममिति होती है और अधिकांश जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें भी बाइलेटरल सममिति पाई जाती है। लेकिन अगर हम समझें कि वास्तव में ये सममिति होती क्या है, सममिति से तात्पर्य हमारा ये होता है कि किसी भी जंतु को या किसी भी वस्तु को अगर हम एक तल से काटें और वह दो बराबर हिस्सों में बट जाए तो जिस तल से काटा गया है वह तल जो है वो सममिति तल कहलाता है। इसी प्रकार जंतुओं में भी अगर उनको एक सममित तल से काटा जाए तो वह दो बराबर हिस्सों में बटे तो उसको सममिति तल कहा जाता है। सममिति के आधार पर जंतुओं को तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला असममित, दूसरा रेडियल सिमेट्री, त्रिज्यीय सममित, और तीसरा जो है द्विपार्श्व सममिति या बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल से तात्पर्य हमारा ये होता है कि उनमें किसी प्रकार की कोई भी सममिति नहीं पाई जाती। त्रिज्यीय सममिति अर्थात नाम से स्पष्ट है कि उनका आकार जो है वो सामान्यतः गोलाकार होता है और उनमें एक त्रिज्या पाई जाती है और उस त्रिज्या के आधार पर त्रिज्या के किसी भी तल से काटा जाए तो उसको दो हिस्सों में बांट दिया जा सकता है। असममित जंतु जो हैं वह सामान्यतः प्रोटोजोआ के, स्पेशली जिनका आकार निश्चित नहीं है, वे सारे जंतु जिनका आकार निश्चित नहीं होता वो सारे सारे असममित होते हैं। गोलाकार जंतु जैसा हमने कहा वो त्रिज्यीय सममित होते हैं। तो कई प्रकार के प्रोटोजोआ, कई पॉरीफेरन्स, उसके बाद सिलेंट्रेट्स जो हैं या उससे उच्चतर जंतु जो हैं उनमें भी त्रिज्यीय सममिति पाई जाती है, जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर माना जाता है। लेकिन उससे अगर समिति के हिसाब से जो सबसे एडवांस कैरेक्टर है उसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल द्विपार्श्व समिति अर्थात जंतु के शरीर में लेटरल साइड पे या लेटरल पार्श्व दिशा में एक ही अक्ष पाया जाता है और उस अक्ष पे अगर काटा जाए जंतु को तो वह दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा। इसमें हम जब लेटरल की बात करते हैं तो जब भी हम सममिति की बात करते हैं तो देयर विल बी ऑलवेज लेफ्ट एंड राइट। हमेशा कभी भी इसके अंदर अग्र और पश्च भाग नहीं होगा, लेफ्ट और राइट भाग होगा जब भी हम सममिति की बात करते हैं। और बाइलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं तो हमने कहा कि पार्श्वीय अक्ष पे अर्थात एक अक्ष पाया जा रहा है जिसके कारण कि वो दो बराबर भागों में बट जाता है।
दूसरा जो लक्षण इनके साथ में समानता रखता है नॉन कॉर्डेट्स का नॉन कॉर्डेट्स के साथ में, उसको हम कहते हैं एक्सिएशन, अर्थात अक्षीकरण। अक्षीकरण क्या होता है? अक्षीकरण जो है वह एक प्रकार का लक्षण है जिसके आधार पे जंतु के अग्र और पश्च भाग को विभेदित किया जा सकता है, कि जंतु का अग्रभाग पहचाना जा सकता है और जंतु का पश्च भाग पहचाना जा सकता है, तो उसके आधार पे हम उसको कहते हैं एक्सिएशन। अगर हम बात करते हैं जंतुओं की, तो प्रोटोजोआ से लेके कुछ जंतुओं को छोड़ दें जिनमें कि स्ट्रक्चर जो है वो निश्चित नहीं है, लेकिन जिनका स्ट्रक्चर निश्चित है उसमें हम उसका अग्रभाग और पश्चभाग दोनों को निर्धारित कर सकते हैं, और यही जो है वो एक्सेशन कहलाता है। और इसी के आधार पे हम दो हिस्से बनाते हैं, वन इज कॉल्ड एज एंटीरियर साइड जो कि आगे वाला हिस्सा है, वन इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर साइड जो कि पीछे वाला हिस्सा होता है। हमारे शरीर में कहें तो एंटीरियर साइड कौन सा हुआ? सिर वाला हिस्सा, मुंह वाला हिस्सा या चेहरे वाला हिस्सा जो है वो एंटीरियर साइड हुआ। पोस्टीरियर साइड जो होता है पाँव वाला हिस्सा जो हुआ पोस्टीरियर साइड। अन्य जंतु में जिस तरफ पूंछ पाई जा रही है वह पोस्टीरियर हुआ, बाकी सिर वाला हिस्सा एंटीरियर साइड हुआ। तो यह जो है वो सारे जंतुओं में एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पाया जाता है, चाहे वो कॉर्डेट्स हों चाहे वो नॉन कॉर्डेट्स हों। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर जो सभी जंतुओं में पाया जाता है या अधिकतर जंतुओं में पाया जाता है उसको हम कहते हैं सीलोम या देहगुहा। देहगुहा के आधार पर, देहगुहा की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं को तीन प्रकार से विभक्त किया गया है। पहला जो है उसको हम कहते हैं असमित, दूसरा जो होता है उसको पहला जो होता है उसको हम कहते हैं पहला जो होता है उसको हम कहते हैं एसिलोमिट, दूसरा जो होता है कूटगुई या सूडोसिलोमिट, और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रूसिलोमिट या सिलोमधारी। हम जब एसिलोमिट की बात करते हैं या सूडोसिलोमिट की बात करते हैं या ट्रूसिलोमिट की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य ये होता है कि उस जंतु के शरीर में अगर देहगुहा पाई जा रही है तो वह जंतु सिलोमेट होगा। यदि उस जंतु के शरीर में देहगुहा नहीं पाई जा रही तो उस जंतु को हम कहते हैं एसिलोमेट। तो वे सारे जंतु जिनमें देहगुहा नहीं पाई जाती वो सारे सारे कहलाते हैं एसिलोमेट, जिनमें देहगुहा पाई जाती है वो कहलाएंगे सिलोमेट। सिलोमेट को हमने दो हिस्सों में बांटा। पहला वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है सूडोसिलोमेट, अर्थात सिलोम जो है उनकी मीजोडर्म से आस्तरित नहीं होती, मीजोडर्म लाइन नहीं होती, दैट मीन्स सिलोम इज नॉट लाइन बाय द मीजोडर्म। जबकि हम ट्रू सिलोमेट की बात करते हैं तो सिलोम इज लाइन बाय द मीजोडर्म, कि उनकी सिलोम जो है वो मीजोडर्म से आस्तरित होती है। ऑल द कॉर्डेट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड आर ट्रू सिलोमेट, कि सारे सारे जो हैं वो ट्रू सिलोमेट्स होते हैं। इसके साथ इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान पाया जाता है, इनमें सकंडी भवन अर्थात मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, सेफेलाइजेशन अर्थात स्पष्ट रूप से सिर पाया जाता है, वो सारी चीज़ें। कॉर्डेट्स जो है उसके अंदर लगभग आज की तारीख में 49,000 स्पीशीज़ पहचानी जा चुकी हैं। दिन ब दिन इसकी संख्या बढ़ भी रही है, कुछ संख्याएं कम भी हो रही है। संख्याएं कम होने का कारण जो है वह यह है कि मनुष्य द्वारा इनका अंधाधुंध दोहन जो है वो उस हिसाब से इनकी संख्या जो है वो कम होती जा रही है। कॉर्डेट इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्डेट इवोल्यूशन जो है उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स का बहुत योगदान है। स्पेशल कैरेक्टर्स अर्थात उनके अंदर जो उनकी स्पेशलिटीज़ बढ़ती गई, उनके स्पेशलाइजेशन बढ़ते गए, तो उसके साथ साथ उनकी जटिलताएं भी बढ़ती गई। और ये स्पेशलाइज कैरेक्टर्स या स्पेशलाइजेशन जो बढ़ा इनका, वह इनके न सिर्फ शरीर के आकार प्रकार या उसकी संरचना में हुआ बल्कि वह उनके व्यवहार में भी परिलक्षित होना शुरू हुआ। और इस कारण से जब उनके व्यवहार में परिलक्षित होना शुरू हुआ अर्थात उनमें अडेप्टेशन की प्रवृत्ति जो है वह अन्य जंतुओं की अपेक्षाकृत अधिक हो गई। और जब अडेप्टेशन की प्रवृत्ति या अनुकूलन की प्रवृत्ति अन्य जंतुओं की अपेक्षाकृत अधिक हो गई तो उन जंतुओं के अंदर सर्वाइवल रेट या सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी बढ़ गया। अब अगर हम आगे की तरफ बात करते हैं तो हम ये कहें कि इसका नाम कॉर्डेटा क्यों रखा गया, कि इस संघ का नाम हमने कॉर्डेटा क्यों रखा, तो कॉर्डेटा का नाम जो है वो कॉर्डेटा रखने के पीछे इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना की उपस्थिति होने के कारण इनका नाम कॉर्डेटा रखा गया। उस संरचना को हम नोटोकॉर्ड के नाम से पहचानते हैं। नोटोकॉर्ड जो है वह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, वन इज कॉल्ड एज नोटॉन एंड अनदर इज कॉल्ड एज कॉर्डा। नोटॉन दैट मीन्स विच इज प्रेजेंट ऑन द बैक एंड कॉर्डा विच इज मीन्स द कॉर्ड और रस्सी। नोटोकॉर्ड जो है वह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि
जंतुओं के जीवन की किसी भी प्रावस्था में उपस्थित होता है। अर्थात यहाँ तात्पर्य क्या है? यहाँ तात्पर्य यह है कि जंतु की या तो भ्रूणीय अवस्था में या वयस्क अवस्था में या वृद्धावस्था में ये संरचना निश्चित रूप से उपस्थित होती है। जब हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो हम कॉर्डेट्स के अंदर जो एक सब फाइलम बनाया वर्टिब्रेट्स, उसके अंदर यह जो नोटोकॉर्ड है यह वयस्क अवस्था में अनुपस्थित नहीं होती, लेकिन लोअर कॉर्डेट जितने हैं जिसको कि हेमिकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट या यूरोकॉर्डेट के नाम से पहचानते हैं, उनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है और उनके वयस्क अवस्था में भी पाई जाती है। लेकिन ये जो लोअर कॉर्डेट्स हैं इनमें इसका आकार और इसकी संरचना जो है वो थोड़ी भिन्न हो सकती है। अर्थात वो पूरे शरीर के अंदर लंबाई में फैली हुई हो सकती है, कुछ विशेष करके हिस्से में सीमित हो सकती है, लेकिन उनमें पाई जाती है वयस्क अवस्था में। लेकिन वर्टिब्रेट में वयस्क अवस्था में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। नोटोकॉर्ड का प्राथमिक कार्य जो है वह शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, स्केल्टल स्कैफोल्डिंग अर्थात उसके जो स्केल्टल मसल्स हैं उसके अंदर एक प्रकार से ऐंठन उत्पन्न करना, जिसके कारण कि वह तैरने में मदद कर पाए। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब का विकास जो है वह एक ड्यूट्रोस्टोमिया नाम के संघ से हुआ है। ड्यूट्रोस्टोमिया से तात्पर्य होता है कि जिनमें मुख का विकास जो है वह बाद में होता है, लेकिन पहले गुदा का विकास हो जाता है। इस आधार पे हम जंतुओं को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया और दूसरे को होता है ड्यूट्रोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में मुख का विकास पहले होता है और ड्यूट्रोस्टोमिया में मुख का विकास बाद में होता है। दोनों ही स्थिति में जो विकास होना होता है या जो परिवर्धन की अवस्था है गैस्ट्रुला, उस गैस्ट्रुला में एक कैविटी बनती है, उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। एक छिद्र बनता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर, और उसके दोनों तरफ जो है मेसोडर्मल सेल्स इकट्ठी हो जाती है। इस ब्लास्टोपोर द्वारा प्रोटोस्टोम्स में मुख का निर्माण होता है और ड्यूट्रोस्टोम्स में जो है वह गुदा का निर्माण होता है पहले, और उसके पश्चात जो है वो दूसरे एंड पे मुख का निर्माण हो जाता है। लेकिन ये जो निर्माण जो होता है वो मेसोडर्म के द्वारा किया जाता है। अगर हम कॉर्डेट डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी में जब हम यहाँ बात करेंगे तो हम वहाँ उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ या उनकी संख्या, उनकी इकोलॉजी और उनके साइज़ के बारे में बात करेंगे। पहले अगर हम संख्यात्मक रूप से दुनिया में देखें कि कॉर्डेट का वितरण कैसा है या उनकी संख्या कैसी है, तो या उसके किस किस क्लास में, किस किस सब फाइलम में कौन कौन कितने कितने जंतु पाए जाते हैं, तो उसकी बात पहले कर लेते हैं। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ पहली स्लाइड में कि दुनिया में लगभग 49,000 के आसपास कॉर्डेट स्पीशीज़ पाई जाती है। इसके बनिस्बत अगर मैं इसकी तुलना नॉन कॉर्डेट से करूं तो नॉन कॉर्डेट्स में पाए जाने वाले जंतुओं की स्पीशीज़ की संख्या जो है कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इससे। लोअर कॉर्डेट्स जो हैं जिसमें यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा जो आते हैं वो मिला के करीब 2,500 स्पीशीज़ पाई जाती है, और शेष बची हुई सब फाइलम, शेष बची हुई 46,500 स्पीशीज़ जो है वो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर सम्मिलित की गई। वर्टिब्रेटा में हमने 5 क्लासेस बनाई हैं जिसको हम फिशीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल अर्थात मीन वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग में विभक्त किया है। उसमें से सबसे अधिक संख्या जो है वह मछलियों की है, करीब 25,000 जो है वो मछलियों की स्पीशीज़ पाई जाती है, और उसके पश्चात पक्षियों की संख्या 9,000, तत्पश्चात रेप्टाइल्स की संख्या 6,000, फिर मैमल्स 4,500 और एम्फीबियन की संख्या जो है सबसे कम 2,500 पाई जाती है। तो इस तरीके से इनकी कुल 49,000 स्पीशीज़ पाई जाती है। आकार की बात करें तो सारे कॉर्डेट्स जो हैं उनका आकार जो है वह मध्यम से लेकर बड़े आकार तक होता है। सामान्यतः कॉर्डेट्स का आकार बहुत सूक्ष्म नहीं होता है जैसा कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। आज तक कोई भी ऐसा कॉर्डेट नहीं है जो कि माइक्रोस्कोपिक हो। सारे कॉर्डेट जो है उनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, उनका आकार बहुत छोटा नहीं है। वर्टिब्रेट्स की स्पेशली बात करूं तो वर्टिब्रेट्स का आकार बहुत छोटा नहीं होता। एक चीज़ और इनके साथ कही जाती है कि इनका जो बायोमास का कंट्रीब्यूशन है दुनिया में या पृथ्वी पर वह डिस्प्रपोर्शनेट है, अर्थात असमानुपातिक है। असमानुपातिक से तात्पर्य क्या हुआ कि इनकी स्पीशीज़ की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन स्पीशीज़ की संख्या के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाला जैव भार जो है या बायोमास जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है, या ऐसा होने की संभावना किस कारण से? ऐसा होने की संभावना इनके आकार में ही है या इनकी संख्या में है। संख्या अर्थात पॉपुलेशन, नॉट द नंबर ऑफ स्पीशीज़।
अगर आकार की बात करता हूँ तो जैसा मैंने कहा कि इनका आकार जो है मध्यम से लेके बड़ा होता है। और आकार का अगर हम उदाहरण देखें कि बड़ा कितना बड़ा हो सकता है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल के आकार की अगर मैं बात करूं तो वो करीब 35 मीटर लंबी और 120 टन की हो सकती है। 35 मीटर से तात्पर्य क्या हुआ, करीब 100 फीट के आसपास, और 120 टन अर्थात 4 भरे हुए ट्रकों के वजन के बराबर। तो 4 ट्रक के बराबर उसका वजन हो सकता है। जबकि सबसे छोटे की बात करूं तो सबसे छोटा जो जीव है वह पापुआ न्यू गिनी में पाया जाने वाला एक प्रकार का मेंढक है, जिसकी की लंबाई 7.7 मिलीमीटर है, अर्थात 1 सेंटीमीटर से भी कम, अर्थात 1 सेंटीमीटर का लगभग 77%। इतना छोटा भी हो सकता है। इससे पहले इंडोनेशिया में एक मछली पाई जाती थी जिसको हम कहते हैं पीडियोसाइप्रिस। उस पीडियोसाइप्रिस का आकार जो है वो करीब 7.9 mm था, वो पाई जाती थी, उसका आकार था। तो इनके आकार में इतनी विभिन्नता है, लेकिन अधिकतम जो कॉर्डेट्स हैं वो मध्यम आकार के पाए जा रहे हैं। अगर आप अपनी तरफ चारों तरफ नज़र उठा के देखेंगे तो सबका आकार जो है एक मध्यम आकार का सा होगा। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी अर्थात उनका हैबिटेट जो है वो कैसा है, तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है, अर्थात पृथ्वी पर लगभग हर जगह वह उपस्थित हैं। हर जगह उपस्थित होने से तात्पर्य क्या हुआ, वह नभ में, थल में, जल में, सभी जगह उपस्थित है, और सबका जो आकार है, सबका जो निवास स्थान है वह उन्होंने अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लिया। अलग अलग तरीके से रहना सीख लिया उन्होंने, उनकी हैबिट्स जो है उस आधार पे हो गई जिस तरीके का उनका हैबिट है, तो उसके कारण जो है उनको हम कहते हैं कि दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स। अब मैं बात करूंगा कि जो ड्यूटरोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स हैं, क्योंकि हमने कहा था कि कॉर्डेट्स का विकास जो है वो ड्यूटरोस्टोम से हुआ है, या ड्यूटरोस्टोम को हमने कहा था कि माउथ लेटर, अर्थात जिनके मुख का विकास बाद में होता है। लेकिन हमने साथ में ये भी कहा था कि देर आर सर्टेन एनिमल्स जिनके कि मुख का विकास पहले होता है, और जितने नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें से अधिकतर या काफ़ी जंतुओं में जो है वो प्रोटोस्टोम्स पाए जाते हैं, वो प्रोटोस्टोम्स होते हैं। और दोनों में क्या अंतर होता है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम सिर्फ कॉर्डेटा में पाए जाने वाले विशेष और सामान्य लक्षणों की बात करेंगे। जितने भी प्रोटोस्टोम्स हैं उनके अंदर जो विदलन पाया जाता है, निषेचन के पश्चात जो विदलन की प्रक्रिया होती है वह स्पाइरल होती है प्रोटोस्टोम्स में, अर्थात सर्पिल विदलन पाया जाता है। जबकि ड्यूटरोस्टोम्स की बात करता हूँ तो उसमें सारा सारा जो विदलन है वह चक्रीय पाया जाता है। एम्ब्रियो की बात करता हूँ, या विदलन की एम्ब्रियो की बात करता हूँ, तो उनमें मोज़ेक एम्ब्रियो पाया जाता है और दूसरे में रेगुलेटिव एम्ब्रियो पाया जाता है। अर्थात जितने भी ड्यूटरोस्टोम्स हैं उसके अंदर जो है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, और प्रोटोस्टोम्स में डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। जैसा पहले कहा और दोबारा दोहरा रहा हूँ कि प्रोटोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर के द्वारा मुख का निर्माण होता है, जबकि ड्यूटरोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर द्वारा एनस या गुदा का निर्माण होता है। फिर सीलोम की बात, जैसा मैंने कहा कि सीलोम जो है वह जंतुओं में पाए जाने वाली देवगुआ जो होती है उसको सीलोम कहते हैं। मैंने कहा था कि सीलोम दो प्रकार की होती है, एक कोट देवगुआ और एक ट्रू सीलोम। सूडोसीलोम जो है वह मीजोडर्म से आस्तरित नहीं होती, जबकि सीलोम जो है या ट्रू सीलोम जो है दैट इज लाइन बाय द मीजोडर्म, अर्थात उसके ऊपर मीजोडर्म का आवरण पाया जाता है। ट्रू सीलोम्स को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, यह दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं शाइजोसील और दूसरे को हम कहते हैं एंट्रोसील। शाइजोसील और एंट्रोसील में जो अंतर है वह उनके निर्माण में है, कि उनका निर्माण किस प्रकार से होता है उसके आधार पर उसको हमने उसको शाइजोसीलस और एंट्रोसीलस कहा है। शाइजोसीलस से तात्पर्य हुआ कि उस देहगुहा का निर्माण जिसमें कि देहगुहा का निर्माण मीजोडर्म के फटने के कारण होता है, अर्थात ऐसी देहगुहा जिसमें मीजोडर्म फट के देहगुहा का निर्माण करती है, और अगर अंग्रेजी में कहूँ तो हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म। तो शाइजोसील का निर्माण जो होता है वो स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म के द्वारा होता है, जबकि एंट्रोसील का निर्माण जो होता है दैट इज बाय द पाउचेस, बाय द फॉर्मेशन ऑफ पाउचेस, और लॉन्जिट्यूडनल पाउचेस के निर्माण के कारण जो है वो सीलोम का निर्माण होता है। तो यह एक अंतर जो है वो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स को सबसे ज़्यादा विभक्त करता है।
यहाँ तक हम बात कर रहे थे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर समानताओं और विभिन्नताओं की। अब इसके बाद जितनी भी हमारे पास स्लाइड्स हैं या जितना भी हम बात करेंगे वो सारी सारी बात करेंगे कि कॉर्डेट्स के विशिष्ट लक्षण क्या है या उसके सामान्य लक्षण क्या है, उसी की बात करेंगे। कॉर्डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनके अंदर 5 विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। इन दिनों ऐसा कहा जाता है, मैं विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूँ कि इन दिनों ऐसा कहा जाता है क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब हमें सिखाया गया था कि कॉर्डेट्स में 3 प्रकार के विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पहले 3 लिखे हुए हैं, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और तीसरा फेरेंजियल पाउचेस और स्लिट्स। बाद के 2 लक्षण जो है वो बाद की रिसर्च के आधार पे, बाद के प्रमाणों के आधार पे जोड़े गए कि ये 2 लक्षण जिनमें पाए जाते हैं या ये 2 लक्षण उन 3 लक्षणों के साथ पाए जाते हैं, अर्थात ये पाँचों लक्षण जिस भी जंतुओं में पाए जाएंगे वो सारे जंतु जो हैं वो कॉर्डेट्स की श्रेणी में रखे जाएंगे या फाइलम कॉर्डेटा में रखे जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो पूरे जीवन में उपस्थित हों, यह ज़रूरी नहीं है कि संपूर्ण जीवन तक अगर आपके पास ये कैरेक्टर उपस्थित है तो यह आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि यह इनमें से कुछ लक्षण उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो अर्थात भ्रूणीय अवस्था में हो सकता है ये लक्षण कुछ में वयस्क अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके की स्थिति होती है। इनमें से नोटोकॉर्ड या फेरेंजियल पाउचेस जो है वो बड़ा एक यूनिक कैरेक्टर्स है, होम और होमिकॉर्डेट्स में भी ये लक्षण पाए जाते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड जो है वह एक लचीली छड़ के समान संरचना है जो कि पूरे शरीर की लंबाई तक फैली रहती है। पूरे शरीर की लंबाई तक अर्थात अग्रभाग से लेकर पश्च भाग तक शरीर के फैली रहती है, अर्थात फ्रॉम एंटीरियर साइड टू पोस्टीरियर साइड इट इज फाउंड। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन कि अंतःकंकाल का एक पहला हिस्सा है जो कि एम्ब्रियो में या भ्रूण में परिवर्तित होता है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि कॉर्डेट्स की अगर हम बात करते हैं या वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उनके अंतःकंकाल अस्थि या उपास्थि का बना होता है। तो अस्थि या उपास्थि का जब कंकाल बना होता है तो यह भी एक अंतःकंकाल का हिस्सा है जो कि उनकी अवस्था में या उनकी भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है और सबसे पहले प्रकट होता है। दूसरा, नोटोकॉर्ड जो है वह एक जल स्थैतिक ऑर्गन है, जल स्थैतिक अंग है। पहली चीज कि जल स्थैतिक होता क्या है। यदि हम किसी लचीली चीज में पानी भर दें तो उसमें एक विशेष प्रकार की दृढ़ता आ जाती है, तो वो जो दृढ़ता आती है उसको हम कहते हैं जल स्थितिकी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ तो हम गुब्बारों में अगर पानी भर देते हैं तो उस गुब्बारों में लचीलापन और दृढ़ता दोनों स्थिति रहती है। तो यह लचीलापन और दृढ़ता जब है तो वो हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है। उनकी मेम्ब्रेन, गुब्बारों की भित्ति जो है उस पानी को थामे रखती है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर बात करूँ तो नोटोकॉर्ड में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति होती है कि उसका जल वाला हिस्सा जो है उसके अंदर पाई जाने वाली विशेष कोशिकाओं का होता है और वे विशेष कोशिकाएं जो हैं वे कोशिकाएं वैक्यूलेटेड होती है या रिक्तिकामय होती है कि उनमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और उन रिक्तिकाओं में जल पाया जाता है या द्रव पाया जाता है। और ये सारी कोशिकाएं जो हैं वो एपिथेलियल लाइक टिश्यू जो है या एपिथेलियल लाइक सेल्स जो हैं वो सारी सारी जो है एक फाइबर शीट के द्वारा ढकी हुई रहती है जो कि 3 हिस्सों की होती है, इनर, आउटर और मिडिल लेयर की 3 हिस्सों की बनी होती है वो फाइबर शीट जो कि उसके अंदर पाई जाती है। इनके साथ में या नोटोकॉर्ड के साथ में अगर हम कहें तो सामान्यतः मांसपेशियां जुड़ी हुई होती है। चूंकि नोटोकॉर्ड आगे पीछे की ओर मुड़ नहीं सकती या उसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं पाया जाता, परंतु उसके अंदर लेटरल मूवमेंट या पार्श्व मूवमेंट जो है वो पाया जाता है, अर्थात वे ऊपर और नीचे पार्श्व दिशा में संकुचित हो सकती है, आगे पीछे की तरह संकुचित नहीं हो सकती। और इसी कारण इसके साथ जो मसल्स अटैच रहती है वह मसल्स जो है वो शरीर को तरंगित गति प्रदान करने में सक्षम हो जाती है और शायद इसी कारण से मछली व कई अन्य जानवर जो है इस तरीके से तैर पाते हैं। एम्फिओक्सिस और ऐसे जीव जिनके अंदर की जबड़े नहीं पाए जाते उनके अंदर जो है नोटोकॉर्ड जीवन की सारी अवस्थाओं में मौजूद रहती है, अर्थात उनकी भ्रूणीय अवस्था में भी पाई जाती है और उनके वयस्क अवस्था में भी पाई जाती है। परंतु जैसा मैंने पहले कहा कि वर्टिब्रेट्स में जो है वो नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती वयस्क अवस्था में। वयस्क अवस्था में नहीं पाई जाती तो वो जो है वह वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्री के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्री इन वर्टिब्रेट्स।
हालांकि कुछ जगह पे या कुछ जीवों में कुछ जगह पे वर्टिब्री के बीच में नोटोकॉर्ड के कुछ हिस्से पाए जाते हैं। दूसरा, वर्टिब्री का निर्माण भी जो है वो नोटोकॉर्ड की मदद के बिना नहीं हो सकता। वर्टिब्री का निर्माण जो होता है वह मेसेनकाइमल सेल्स के द्वारा होता है और जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है, या उनका जो ओरिजिन है दैट इज मीजोडर्मल। इस चित्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने नोटोकॉर्ड का एक संरचना का एक प्रतिरूप लिया है जिसमें इनर वैक्यूलेटेड सेल्स पाई जा रही है, एपिथेलियल सेल्स है और इसके ऊपर ये शीट पाई जा रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है नोटोकॉर्ड जो है वो जंतु की पूरी लंबाई में पाया जा रहा है। ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है दैट इज नोटोकॉर्ड एंड इट इज फाउंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एनिमल, की जंतु की पूरी लंबाई में पाई जा रही है। अब अगर मैं नोटोकॉर्ड के फंक्शंस की बात करूं तो नोटोकॉर्ड के अलग अलग फंक्शंस हैं। पहली चीज़, ये जंतु को एंटीरियर पोस्टीरियर हिस्से से संकुचित होने से रोकता है। दूसरा, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि इसके पास लेटरल बेंडिंग होती है कि लेटरल रूप से गमन कर सकता है और उसके कारण जो है वह स्विमिंग के अंदर मदद कर सकता है, तरंगित गति के अंदर मदद कर सकता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा फंक्शन जो नोटोकॉर्ड के साथ में पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि नोटोकॉर्ड जो है वो आसपास के ऊतकों को प्रेरित करती है और उसके द्वारा बनने वाले संरचना का निर्धारण करती है। सारे कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड के द्वारा, जैसे हमने पहले कहा कि वर्टिब्री का भी निर्माण होता है, तो वर्टिब्री का निर्माण जो होता है वो मीजोडर्म के द्वारा होता है, या मेसेनकाइमल सेल्स जो होती है मीजोडर्म की वो वर्टिब्री का निर्माण करती है और वो जो है वो सोमाइट्स का निर्माण करते हैं और वो सोमाइट जो है वो बाद में वर्टिब्री के निर्माण में मदद करते हैं। तो नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ जो है वह सोमाइट्स का निर्माण हो जाता है। इसके अतिरिक्त नोटोकॉर्ड जो है वह न्यूरल ट्यूब के निर्माण में भी मदद करती है। अब ये न्यूरल ट्यूब क्या चीज़ होती है? न्यूरल ट्यूब जो है वह हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक प्राथमिक हिस्सा है, कि जो सबसे पहले बनने वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल ट्यूब। जैसा हम सभी जानते हैं कि न्यूरल ट्यूब का विकास या न्यूरल नर्वस सिस्टम का विकास जो है वो एक्टोडर्म के द्वारा होता है। तो नोटोकॉर्ड के ऊपर की तरफ एक्टोडर्मल कोशिकाओं की एक पट्टिका पाई जाती है जिसे कि हम न्यूरल प्लेट कहते हैं। यह न्यूरल प्लेट जो है वह नोटोकॉर्ड से जब संकेत मिलता है तो वो अंदर की तरफ वलित होने लगती है और इनफोल्डिंग होने लगती है। अंग्रेजी में कहूँ तो इनफोल्डिंग होने लगती है और यह इनफोल्डिंग जो है वो न्यूरल ट्यूब का निर्माण करने में मदद करती है। इस न्यूरल ट्यूब के साथ में एक्टोडर्म एक बॉर्डर बनाती है जिसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब बॉर्डर। वाई दिस बॉर्डर इज रिक्वायर्ड? दिस बॉर्डर इज रिक्वायर्ड कि पूरा टिश्यू जो है या पूरी एक्टोडर्म जो है वो नर्वस टिश्यू में ना परिवर्तित हो जाए, क्योंकि एक्टोडर्म से कुछ और हिस्सों का निर्माण होना है तो वो हिस्से जो है उसके द्वारा हो जाए, और उन दोनों में विभेद करने के लिए एक बॉर्डर पाया जाता है जिसको कि हम कहते हैं न्यूरल प्लेट बॉर्डर। तो वो न्यूरल प्लेट को डिफाइन करता है। यह न्यूरल प्लेट बॉर्डर के जो हिस्से अंतर्वलित होने के कारण ये न्यूरल प्लेट के बॉर्डर के दोनों हिस्से जो है यहाँ पे ग्रीन कलर से दिख रहे हैं वो दोनों पास में आ जाते हैं। इस कारण से जब वो अंतर्वलित हिस्सा है दैट फॉर्म्स द न्यूरल ट्यूब, की उसके द्वारा न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो जो हरा वाला हिस्सा है जिसको कि हमने कहा कि न्यूरल प्लेट बॉर्डर्स जो हैं वह की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से नोटोकॉर्ड जो है वह पैटर्निंग में भी मदद करती है। दूसरा एक बड़ा कैरेक्टर जो है दैट इज डॉर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। यहाँ हमने 3 लक्षणों को शामिल किया है, डॉर्सल, दूसरा होलो और तीसरा कहलाता है ट्यूबुलर। डॉर्सल अर्थात यह शरीर के पार्श्व हिस्से में पाई जाती है। पार्श्व और अधर क्या होता है इसको समझने के लिए, सामान्य अवस्था में जब जंतु अपनी सामान्य अवस्था में उसका शरीर का जो हिस्सा आकाश की तरफ हो तो वो हिस्सा जो है वो कहलाता है डॉर्सल, सामान्य हिस्सा डॉर्सल, और जो नीचे की तरफ हो धरती की तरफ हो दैट इज कॉल्ड एज लेटरल वेंट्रल, दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल, की वो हिस्सा जो है वो वेंट्रल कहलाता है। और लेफ्ट और राइट के जो हिस्से होते हैं दे आर कॉल्ड एज लेटरल्स। लेफ्ट और राइट के हिस्से कहलाते हैं लेटरल्स, धरती की तरफ वाला हिस्सा कहलाता है वेंट्रल, और जो आकाश की तरफ वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है डॉर्सल। तो सारे कॉर्डेट्स के अंदर डॉर्सल स्थिति में अर्थात पार्श्व स्थिति में क्या पाई जाती है? नर्व कॉर्ड पाई जाती है। वह नर्व कॉर्ड कैसी होती? खोखली होती, होलो होती।
उसमें एक बीच में नाल पाई जाती है जिसको हम केंद्रीय नाल कहते हैं, और उस केंद्रीय नाल के अंदर जो है वो तंत्रिका द्रव भरा रहता है। तीसरा कैरेक्टर जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर। ट्यूबुलर अर्थात ये किसी एक ट्यूब में पाई जा रही है। ट्यूब में पाई जा रही है अर्थात उस ट्यूब की अगर हम बात करें तो उस ट्यूब को जो है वो हम सामान्यतया कहते हैं कि वो ट्यूब जो है वो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है। तो ये तीन चीज़ें उसके साथ में होती हैं। ये जो हमारा नर्व कॉर्ड है इसका एंटीरियर हिस्सा या आगे वाला हिस्सा जो है वो मस्तिष्क का निर्माण करता है, और बाकी पीछे वाला हिस्सा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण जो है वह एक्टोडर्मल कोशिकाओं के द्वारा होता है, और वो एक्टोडर्मल कोशिकाएं जो हैं वो किस तरीके से निर्मित होती है, वो किस तरीके से एक्टोडर्मल कोशिकाओं द्वारा इनका निर्माण होता है वो हमने पिछली स्लाइड में देखा। तीसरा कैरेक्टर जो इनके साथ में जो कि इनका विशिष्ट कैरेक्टर है जिसको कि हम कहते हैं फेरेंजियल पाउचेज या गिल स्लिट्स या फेरेंजियल स्लिट्स। फेरेंजियल स्लिट्स या पाउचेज जो हैं वो मुख्य रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम को बाह्य वातावरण से जोड़ती है। एक तरीके की ऐसी संरचना है जो कि पाचन तंत्र को बाह्य वातावरण से जोड़ती है। हालांकि पाचन तंत्र को बाह्य वातावरण से जोड़ने के लिए मुख और गुदा भी पाए जाते हैं, परंतु फेरेंजियल गिल स्लिट जो है स्पेशली एक्वाटिक एनिमल्स में बहुत इंपॉर्टेंस की होती है। वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट इन एक्वाटिक एनिमल्स, क्योंकि कई जंतुओं में यह भोजन को ग्रहण करने का काम करती है। भोजन ग्रहण करने का एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं फिल्टर फीडिंग, जिसके बारे में हम जानेंगे कि वो फिल्टर फीडिंग के लिए भी मदद करती है, शोषण के लिए भी मददगार होती है। तो इस तरीके की चीज़ होती है। इसका निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा होता है कि एक्टोडर्म जो है वो इन फोल्ड होके या अंतर्वलित होके जो है वो निर्माण करती है इनका। फेरेंजियल स्लिट्स और फेरेंजियल ग्रूव्स में एक ही अंतर होता है कि फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं वो एक छोटी छोटी दरारों के रूप में होती है, अर्थात उसके बीच में सेप्टा या उसके बीच में पट्ट पाए जाते हैं। जबकि हम फेरेंजियल पाउच की बात करें तो वो लगातार एक कॉलम होता है या लगातार एक संरचना होती है जो कि बीच में से नहीं टूटती, दैट इज कॉल्ड एज फेरेंजियल पाउचेज। वो टूटते नहीं। ये फेरेंजियल पाउचेज जो है वो अन्य जंतुओं में जो अगर मैं कहूँ तो टेट्रापोड्स के अंदर पाउचेज पाए जाते हैं, और ये पाउचेज जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर की यूस्टेचियन ट्यूब होती है, बड़े लेयर कैविटी होती है, टॉन्सिल्स होते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को जन्म देते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि फेरेंजियल गिल्सलेट्स जो होती है वह की फिल्टर फीडिंग के अंदर काम में आती है, और आज की तारीख में भी कुछ कॉर्डेट जो है, इवन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो व्हेल मछली है हमारी वह भी फिल्टर फीडिंग, हालांकि वो फेरेंजियल गिल्सलेट्स के नहीं, उनके गिल्स के द्वारा मुंह में पानी छाना जाता है, तो वो सारी चीज़ जो है उसके साथ में है, लेकिन फिल्टर फीडिंग वहाँ पाई जाती है। कुछ कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल्सलेट्स जो है या फेरेंजियल पाउचेस जो है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए भी काम में आते हैं, और वो उसके साथ में। यह जैसा मैंने पहले कहा कि फेरेंजियल गिल्सलेट्स और पाउचेस जो हैं वो सामान्यतः एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो है वो या तो इनकम्प्लीट होते हैं या बिल्कुल गायब हो जाते हैं। बाकी टेरेस्ट्रियल एनिमल में क्या बनता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगला लक्षण जो है इसका जो होता है वो एंडोस्टाइल या थायराइड ग्लैंड की उपस्थिति। पूर्व में हम इसको नहीं गिनते थे कि एंडोस्टाइल या थायराइड ग्लैंड की उपस्थिति जो है वो एक कॉर्डेट का विशिष्ट लक्षण है, लेकिन बाद में कालांतर में जब रिसर्च हुई और ये पता चला कि ये वास्तव में सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में ही पाया जाता है, तो इसको हमने कॉर्डेट के विशिष्ट लक्षण की तरह मानना शुरू कर दिया। कॉर्डेट्स के अंदर जो है वह जो एंडोस्टाइल जो है वो मूलतः एक प्रकार का स्त्रवण करता है जो कि आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, और ये आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन जब होता है तो इसी कारण से थायराइड को भी जो है वो उसके साथ में शामिल कर दिया गया। यह जो है वो एंडोस्टाइल के ठीक नीचे की तरफ उपस्थित होता है। एम्फिओक्सिस लैम्प्रे या लोअर कॉर्डेट्स में भी ये पाया जाता है। एक जो पांचवा कैरेक्टर जो है जो कि हम कहते हैं कि जो कि कॉर्डेट्स का एक विशेष कैरेक्टर है दैट इज पोस्ट एनल टेल, अर्थात गुदा के पश्चात जो पूंछ पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट एनल टेल, और वो पोस्ट एनल टेल इसके अंदर पाई जाती है, एंड दैट इज अगेन मस्कुलर, अर्थात गुदा के पश्चात भी वर्टिबल कॉलम एक्सटेंड हो जाता है और वो पूंछ का आकार दे देता है। ऐसा माना जाता है कि पोस्ट एनल टेल का विकास जो है वह पानी में तैरने के लिए किया गया था, कि उसके अंदर पानी में तैरने की सुगमता के लिए इन जंतुओं में पोस्ट एनल टेल का विकास किया गया। पोस्ट एनल टेल जो है वह सोमेटिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और थोड़ा सा
कड़क और लचीला दोनों होता है, जो कि इनको तैरने में मदद करता है। सभी जंतु जिनके अंदर की पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, वे सारे जंतु जो है वो अपनी टेल को हिला सकते हैं या उसको स्वतंत्र रूप से उनमें मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मनुष्यों में पोस्ट एनल टेल नहीं पाई जाती, वह वेस्टिजियल या रूडिमेंट्री होती है। वेस्टिजियल होती है अर्थात मनुष्य में जो कॉक्साई है, जो सेक्रल वर्टिब्री है, जिसको कि हम कॉक्सा कहते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे एंड में पाए जाते हैं, वहाँ है। तो मनुष्यों में इस तरीके की चीज़ नहीं पाई जाती। अब अगर हम सामान्य लक्षण की, क्योंकि ये 5 लक्षण जो हमने बात किए थे, वो पाँचों लक्षण जब तक किसी जंतु में नहीं होंगे तब तक हम उसको कॉर्डेट नहीं कह सकते। किसी जंतु में नहीं होंगे अर्थात तो उसके जीवन की किसी भी अवस्था में ये जंतु पाए जा सकते हैं। अगर हम सामान्य लक्षणों की बात करें कि कॉर्डेट्स जो है उनमें और क्या सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, तो हैबिटेट के आधार पर हम कहते हैं कि वे जंतु एक्वेटिक हो सकते हैं, मरीन या फ्रेश वाटर, लवणीय या अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जा सकते हैं, स्थलीय पाए जाते हैं और उड़ने के लिए भी अनुकूलित होते हैं। अगर उनके स्वभाव की बात करें तो अधिकतर जंतु जो हैं वो फ्री लिविंग हैं, अर्थात वो मुक्त रूप से जीवन जीने वाले हैं। कुछ जीव स्थानबद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। तथा कतिपय मछलियाँ या कुछ मछलियाँ जो हैं वह एक्टोपैरासाइट, बाकी सामान्यतः कॉर्डेट जो हैं वो पैरासाइट नहीं होते, लेकिन कुछ मछलियाँ जो है वो एक्टोपैरासाइट के रूप में होती है और आज तक एक भी एंडोपैरासाइट या सेप्रोफिटिक नहीं देखा गया। बॉडी प्लान की बात करें कि बॉडी के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ बाइलेटरल या द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनका शरीर सेगमेंटेड होता है, अर्थात खंडों में विभक्त होता है, बट सेगमेंटेशन जो है वो कई जंतुओं में दिखाई नहीं देता। जैसे हम में भी सेगमेंटेशन नहीं दिखाई देता, हमारा सेगमेंटेशन जो है वो सिर्फ एब्डोमिनल मसल तक सीमित है। अगर हम देखना चाहें तो वो एब्डोमिनल मसल या पीठ की मसल्स के साथ में हमको दिखाई देता है, बाकी सेगमेंटेशन जो है वो स्पष्ट नहीं होता। इस तरीके के जंतु जितने कॉर्डेट्स हैं, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, अर्थात इनके अंदर 3 जर्म लेस पाई जाती है, जिनको हम बाह्यचर्म, मध्यचर्म और अंतःचर्म, या अंग्रेजी में कहें तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है। इनकी सीलोम जो है वो सुविकसित होती है और एंट्रोसिलोमिक होते हैं, अर्थात कि इनकी सीलोम का विकास जो है मेसोडर्म के पाउचिंग के द्वारा होता है, न कि स्प्लिटिंग के द्वारा, क्योंकि स्प्लिटिंग के द्वारा जिसका निर्माण होता है उसको हम कहते हैं शाइजोसीलस। तो यहाँ पे जो पाई जाती है वो एंट्रोसिलस सीलोम पाई जाती है। इनके इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम की बात करें, अर्थात शरीर पर आवरण की बात करें, तो एपिडर्मिस सभी में प्रेजेंट होती है। डर्मिस जो है सिर्फ वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, कि त्वचा में जो है वो 2 तरीके की परत पाई जाती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। कई जंतुओं में केराटिनाइज या बोनी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनकी त्वचा के ऊपर, और ये एक तरीके से त्वचा का मॉडिफिकेशन होता है। इसमें बाल, हूफ, स्केल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इस सब का मॉडिफिकेशन होता है जो कि पाया जाता है। और इनकी त्वचा में स्पेशली अगर हम बात करें तो सबकी त्वचा में किसी न किसी प्रकार की विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। कुछ जीवों में नहीं भी पाई जाती, परंतु इनके अंदर पाई जाती है, चाहे वो सेबेशियस ग्लैंड हो, चाहे वो म्यूकस ग्लैंड हो, चाहे वो स्वेट ग्लैंड हो, अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनका अंतःकंकाल जो है वो या तो अस्थि का बना होता है या उपास्थि का बना होता है, कि इनके अंदर अंतःकंकाल अस्थि या उपास्थि दोनों का मिलकर बना हो सकता है, कि किसमें अस्थि है। और कार्टिलेज जो है वो सामान्यतः कार्टिलेजनस फिश, जिसको कि कॉन्ड्रैक्थीस कहा जाता है, उसके अंदर पाया जाता है। बाकी सारे जंतुओं में पीसीज के अंदर ऑस्टिकथीस, फिर उसके बाद में 4 क्लासेस जो हैं हमारी, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स, इन सब में अंतःकंकाल जो है वह अस्थि का मिलकर बना होता है। पाचन तंत्र की बात करें तो कंप्लीट होता है। कंप्लीट से तात्पर्य हुआ कि इनमें मुख और गुदा पृथक पृथक होते हैं, दोनों की ओपनिंग अलग। मस्कुलर होता है, अर्थात मसल्स का मिलकर बना होता है, इनका जो निर्माण जो है वो मसल से होता है। फेरिंजियल पाउचेस जो है वो भ्रूणीय अवस्था में पाए जाते हैं और बाद में ये गायब हो जाते हैं। कुछ जीवों में जो एक्वाटिक हैं उसके अंदर गिल स्लिट्स के अंदर की फॉर्म में रहते हैं। इनके पेशी तंत्र की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है, जिनको कि हम स्मूथ, स्केलेटल, कार्डियक या रेखित, अरेखित और हृदय पेशियों के नाम से पहचानते हैं। कई जीवों में जो है वो मायोमेर्स और मायोटोम्स के में भी विभक्त थे उनके शरीर। श्वसन तंत्र की बात करें तो श्वसन के लिए ये जो है जल और थल दोनों के लिए अनुकूलित होते हैं। जल में जब होते हैं तो इनका प्रमुख रूप से श्वसन तंत्र जो होता है या श्वसनांग जो होता है वो गिल्स होते हैं,
और पृथ्वी पर जब है तो इनका श्वसनांग जो है मुख्य रूप से फेफड़े होते हैं। कुछ जीव स्पेशली एम्फीबिया जो है वो त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं, लेकिन जब श्वसन करते हैं तो इनके साथ में एक चीज़ और पाई जाती है कि इनकी जो भी श्वसन तंत्र है वह कैपिलरीज के साथ में रिच सप्लाई होती है, कि इनके श्वसन तंत्र में रुधिर का प्रवाह लगातार बना रहता है, जिससे कि गैस एक्सचेंज बहुत आसानी से हो सकता है। कुछ मछलियों में स्विम ब्लैडर पाया जाता है जो कि उनको उत्प्लावन बल प्रदान करता है। परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इनका परिसंचरण तंत्र बंद होता है, अर्थात सुस्पष्ट हृदय पाया जाता है और रुधिर को लाने ले जाने के लिए वाहिकाएं पाई जाती है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स प्रमुख है। इनका हृदय जो है वह वेश्मी होता है। वेश्मी अर्थात उसमें चैम्बर्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो मछलियों में 2 वेश्मी होता है, एम्फीबियस में 3 होता है, रेप्टाइल्स में भी 3 वेश्मी होते हैं, अर्थात जिसको आप ऑरिकल और वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो देयर इज 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल इन द फिश. There are 2 auricle and 1 ventricle in the amphibian and the reptile. बट रेप्टाइल्स में क्रोकोडिलिया के बाद अगर हम बात करते हैं या क्रोकोडिलिया से उच्च जितने जंतु हैं उन सब में 4 वेश्मी या चतुष्वेश्मी हृदय और 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, जिसके अंदर 2 आलिंद और 2 निलय पाया जाता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम के लिए हम पहले कह चुके हैं कि नाउकॉट जो है वो होलो, खोखली और डॉर्सल होती है, और मस्तिष्क पाया जाता है जिसके कि सामान्यतः 3 हिस्से होते हैं, जिसको अग्र, पश्च और मध्य मस्तिष्क के नाम से पहचानते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के नाम से पहचानते हैं। सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो प्रोटोकॉर्डिड जो हैं उनमें सेंस ऑर्गन सिंपल होते हैं, बट जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ता जाता है या जैसे जैसे हम उसमें जटिलता बढ़ती जाती है तो ये सेंस ऑर्गन भी जटिल होते जाते हैं। दे हैव गॉट द फोटो रिसेप्टर्स, उनके अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, स्टेटोसिस होती है प्रोटोकॉर्डिड्स में। लेकिन अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो फोटो रिसेप्टर्स जो है वो आइज़ की तरह हो जाती है, कि आँखें जो हैं वो फोटो रिसेप्टर्स की तरह काम करती हैं। देर आर ऑडिटरी रिसेप्टर्स जो कि ध्वनि का संकेत सुनते हैं, तो कान जो होता है वो ध्वनि का संकेत सुनता है। केमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जिह्वा या नाक जो है वो कीमो रिसेप्टर्स की तरह काम करती है। और त्वचा जो है वह टच रिसेप्टर, इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स, वाइब्रेशंस, इन सारी चीज़ों को सेंस करने का काम करती है। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र जो है उसके अंदर पेयर्ड किडनी अर्थात युग्मित किडनी एक लेफ्ट और एक राइट साइड में पाई जाएगी, और हर किडनी जो है वो ग्लोमेरुलर होती है, अर्थात उसके अंदर की छानने की प्रक्रिया होती है। और उनके साथ में पेयर्ड डक्ट्स पाई जाती है, कि उनके साथ जो डक्ट्स हैं, जितनी यूरिनरी डक्ट्स हैं वो सारी सारी पेयर्ड या युग्मित होती हैं। इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है या जनन जो है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सामान्यतः पार्थेनोजेनेसिस से होता है, और वो कुछ मछलियों तथा एम्फीबियंस तथा लिजार्ड्स में पाया जाता है, बट सभी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। बाकी सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो है वो डायरेक्ट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है, कि दोनों जगह हो सकता है। जल में भी, शरीर के बाहर भी हो सकता है और शरीर के अंदर भी हो सकता है, निर्भर करता है कि उस जंतु का आवास एवं स्वभाव कैसा है। सामान्यतः कॉर्डेट्स में नर और मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ मछलियों तथा सी स्क्वाड्स में जो है वो उभयलिंगी स्थिति भी पाई जाती है। कुछ जीव अंडज तथा कुछ जीव जरायुज होते हैं। अगर हम कहें तो जरायुज जो है वह कुछ मछलियों में, पाइथन तथा मैमल्स की विशेषता है। बाकी सारे जितने भी कॉर्डेट्स हैं हमारे, वो सारे सारे कैसे होते हैं, अंडज होते हैं। कुछ जो कॉर्डेट्स हैं उनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी पाया जा सकता है, अर्थात उसके अंदर जो है वो लार्वा अवस्था भी हो सकती है, बट बाकी जो जितने अधिकतर कॉर्डेट्स हैं उनमें डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है। उनमें अंडा हो या जरायुज हो जीव, तो उससे वयस्क के समान ही जंतु का जन्म होता है। और जब वयस्क के समान जंतु का जन्म होता है तो इनमें पेरेंटल केयर्स भी पाई जाती है। पेरेंटल केयर्स अर्थात पैतृक संरक्षण की प्रवृत्ति जो है वो कॉर्डेट्स में ज़्यादा पाई जाती है बनिस्पत की नॉन कॉर्डेट्स के। तो यहाँ हम उन सारे लक्षणों के बारे में करीब करीब जान गए हैं जो कि किसी कॉर्डेट के अंदर उपस्थित होने चाहिए, या इन लक्षणों के होने के कारण उस जीव को हम कॉर्डेट कहते हैं। तो ऐसी स्थिति है। यहाँ कुछ पुस्तकों के नाम है जिसका उपयोग मैंने किया था, और आप भी चाहें तो उपयोग कर सकते हैं। यदि
किसी को कोई प्रश्न हो इस लेक्चर के बारे में तो वह नीचे लिखे ईमेल sunil@zoologyudaipur@gmail.com पर कर सकते हैं और निसंदेह मैं आपके प्रश्नों का जवाब